हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना विकास राय सर। आपके अपने यूट्यूब चैनल राइज मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बार फिर से सेवा देने के लिए हाजिर हो गया हूं। आइए वो भी ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। जो टॉपिक है हम लोग का बोर्ड पे दिख रहा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं रेखीय समीकरण निकाय। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से बोर्ड में भी क्वेश्चंस आता है और IIT JEE मेंस के भी एग्ज़ाम में आता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को आप पूरा 100% देखिए और मेरा गारंटी भी 100% है कि आपको इस टॉपिक का पूरा लेक्चर समझ आएगा ही। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी आप उसको सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि ये जो टॉपिक्स जो हम बताएंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन जो बताएंगे, वह सॉल्यूशन के दो टाइप्स होते हैं। एक मैट्रिक्स होता है, दूसरा डिटर्मिनेंट होता है। तो दोस्तों, मैट्रिक्स आज के लेक्चर में हम लोग दिखाएंगे, फिर अगले लेक्चर में डिटर्मिनेंट मेथड से दिखाएंगे। इसलिए आपको कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको कोई तरह की परेशानी नहीं होगा। अगला जो लेक्चर होगा ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पर चला जाएगा, उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो लेक्चर होगा वह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण निकाय। तो रेखीय समीकरण निकाय को समझिए। तो उस पॉइंट को समझने से पहले आपको लीनियर इक्वेशन समझना होगा, जिसको हम लोग रेखीय समीकरण कहते हैं। देखिए दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो आप हमेशा एक कॉपी कलम रखिए। और बहुत ऐसे बात होंगे जिसको हम बोर्ड पे पूरा ना लिख करके हम उसको बोल देते हैं, समझा देते हैं। तो उस पॉइंट को आप कॉपी पे नोट्स तैयार कीजिए, ताकि आपको कभी भी रिवीजन करने में कोई तरह का परेशानी नहीं होगा। तो आइए समझते हैं रेखीय समीकरण क्या होता है। तो रेखीय समीकरण मतलब वैसा समीकरण जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर एक होता है। मैक्सिमम पावर अगर एक होता है तो ऐसा समीकरण को रेखीय समीकरण कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे x इजकल टू मान लीजिए 2 दे दिए हैं। x इजकल टू कितना दे दिए हैं? 2। तो x वेरिएबल है और 2 कांस्टेंट है। तो जब ये कांस्टेंट होगा और वेरिएबल का पावर अगर 1 होगा तो वह रेखीय समीकरण होता है। जैसे मान लीजिए y इजकल टू 5 है, तो ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट होगा। तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर 1 होगा तो ऐसे समीकरण को रेखीय समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2x प्लस y इजकल टू 3। तो यहाँ भी वेरिएबल है और वेरिएबल का पावर 1 है। भले वेरिएबल 2 हो चुका है, लेकिन वेरिएबल का पावर 1 ही है, इसलिए यह समीकरण रेखीय समीकरण कहलाता है। आगे 3x माइनस वाई प्लस 4z इजकल टू 5। यहाँ भी समझिए, वेरिएबल तो है और इस वेरिएबल का पावर कितना है? 1 है, लेकिन वेरिएबल 3 है और वेरिएबल का पावर कितना है? 1 है। तो यह भी समीकरण रेखीय समीकरण ही कहलाता है। अब हम लोग समझेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण निकाय क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 करते हैं हम। आइए पॉइंट नंबर 2, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण निकाय। चलिए, तो रेखीय समीकरण निकाय क्या होता है। तो रेखीय समीकरण हम समझ गए हैं। जब दो या दो से अधिक रेखीय समीकरण एक साथ होता है तो उसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण निकाय कहा जाता है। यानी जब ये 2 या 2 से अधिक समीकरण एक साथ होता है, रेखीय समीकरण एक साथ होता है, तो रेखीय समीकरण निकाय कहते हैं। जैसे मान लीजिए ax प्लस by
इजकल टू D1 A1 B1 और A2x प्लस B2y इजकल टू D2। देखिए x y वेरिएबल है और A B C D कांस्टेंट। चलिए हम लोग समझते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण निकाय क्या होता है। तो अभी हमने जस्ट बताए थे कि रेखीय समीकरण क्या होता है। तो जब वेरिएबल का वेरिएबल का अगर मैक्सिमम पावर 1 होता है तो उसको हम लोग रेखीय समीकरण कहते हैं। और जब दो या दो से अधिक रेखीय समीकरण एक साथ होगा, अगर एक साथ होता है तो उस समीकरण को हम लोग रेखीय समीकरण निकाय कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए A1 B1 और D1 A2 B2 D2 ये सभी कांस्टेंट हैं और x y क्या है, वेरिएबल है। लेकिन इस वेरिएबल का पावर 1 है, तो रेखीय समीकरण। और जब दो या दो से अधिक रेखीय समीकरण एक साथ होता है तो उसे रेखीय समीकरण निकाय कहते हैं। अगला एग्जांपल जैसे कि A1x है, B1y है, फिर प्लस C1z है इक्वल टू D1 है, A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू D2, A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल टू D3। तो देखिए यहाँ पर 3 वेरिएबल हो गया x y z। तो जब 3 वेरिएबल होगा तो 3 समीकरण होगा और 2 वेरिएबल होगा तो 2 समीकरण होगा। तो x y z वेरिएबल है और इस वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है, तो इसलिए रेखीय समीकरण है। और जब 2 या 2 से अधिक रेखीय समीकरण एक साथ होता है तो उसे रेखीय समीकरण निकाय कहा जाता है। तो जहाँ A1 B1 C1 D1 ये सभी कांस्टेंट है और x y क्या है, वेरिएबल है। आइए अब हम लोग समझते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के टाइप कितने होते हैं, यानी रेखीय समीकरण निकाय के प्रकार कितने होते हैं। तो इसका जो प्रकार होगा वह मुख्य रूप से 2 ही टाइप्स का होगा, एक होमोजीनियस और दूसरा नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस क्या होता है हम लोग इसी जगह समझ लेते हैं। तो जैसे ये रेखीय समीकरण निकाय है तो होमोजीनियस में सभी कांस्टेंट जो होते हैं, ये D1 D2 के जो जगह वाला जितने भी होते हैं ये सभी 0 होंगे। तो ये अगर सब D1 D2 D3 ये सब अगर 0 हो जाता है तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये भी हो जाएगा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कहने का मतलब होमोजीनियस को हम लोग हिंदी में कहते हैं सजातीय, है ना, सजातीय रेखीय समीकरण निकाय, यानी सभी कांस्टेंट इधर वाला 0 होगा तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और एक होता है नॉन होमोजीनियस। तो नॉन होमोजीनियस में क्या होगा, इसमें कम से कम एक एलिमेंट 0 नहीं होगा तो उसको नॉन होमोजीनियस कहते हैं। इक्वेशन क्या होता है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको हिंदी में कहते हैं विषम जातीय रेखीय समीकरण निकाय। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कम से कम एक एलिमेंट इधर वाला 0 अगर नहीं होगा तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे इसके एग्जांपल समझेंगे कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, यहाँ पर x प्लस y इक्वल टू 0। तो ये रेखीय समीकरण निकाय है और इधर वाला सब 0 तो होमोजीनियस और कम से कम एक 0 नहीं होगा तो नॉन होमोजीनियस। तो ये जो है सो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, जैसे कि 0 हो गया, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4z इक्वल टू 5, यहाँ पे x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 6। तो ये भी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। जैसे यहाँ पर और भी एलिमेंट हम अगर 7 भी दे देंगे तो फिर भी यह नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो आप लोग फाइनली इसको समझिए कि सब 0, राइट साइड वाला सब 0 तो होमोजीनियस और राइट साइड वाला कम से कम एक एलिमेंट 0 नहीं होगा तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है।
अब हम लोग देखेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, और यही सबसे इम्पोर्टेंट होगा और इसी के लिए हम लोग तैयार कर रहे थे वीडियो, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ही पूछा जाएगा। जब भी एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा जाता है तो रेखीय समीकरण निकाय का हल पूछा जाएगा। तो हल अभी अभी हम जस्ट बताए थे कुछ देर पहले कि जिसमें हल जो होगा वो मैट्रिक्स से होगा और दूसरा डिटर्मिनेंट मेथड होगा। पर आज के जो लेक्चर में हम लोग देखेंगे वह सिर्फ मैट्रिक्स मेथड से, फिर अगले वीडियो लेक्चर में डिटर्मिनेंट मेथड से देखते हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय इनवर्स मैट्रिक्स, यानी व्युत्क्रम आव्यूह द्वारा रेखीय समीकरण निकाय का हल। यही सबसे इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को पूरा लगातार अंत तक देखिए तो ज़रूर आपका क्वेश्चन 100% बनेगा। तो आइए हम लोग समझते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय इनवर्स मैट्रिक्स। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम आव्यूह द्वारा रेखीय समीकरण निकाय का हल। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं रेखीय समीकरण निकाय का हल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले दोस्तों कि रेखीय समीकरण कैसे दिया रहेगा उसको हम लोग दिखाते हैं। गिवन है ना, दिया हुआ रहेगा रेखीय समीकरण निकाय सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो 2 वेरिएबल तो 2 समीकरण होगा और 3 वेरिएबल होगा तो 3 समीकरण होता है। तो आइए हम लोग 3 वेरिएबल से ही डायरेक्ट समझते हैं। अगर 3 वेरिएबल 3 समीकरण वाला अगर बन जाता है तो 2 वेरिएबल्स 2 समीकरण वाला काफ़ी आसानी से बनेगा ही। तो आइए a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। यही रेखीय समीकरण निकाय दिया हुआ रहेगा और इसी समीकरण का कहेगा व्युत्क्रम आव्यूह विधि द्वारा हल करने के लिए। तो अभी हम लोग आव्यूह यानी मैट्रिक्स मेथड से सिखाते हैं, फिर अगले लेक्चर में डिटर्मिनेंट मेथड से सिखाएंगे। तो ये अगर दिया हुआ रहेगा तो सॉल्यूशन जो करना है तो उसमें मानना पड़ेगा, है ना। सॉल्यूशन में मानना पड़ेगा। सबसे पहले माना A इजकल टू, पहले मैट्रिक्स A मानेंगे, इसके बाद मैट्रिक्स X मानेंगे और फिर मैट्रिक्स B मानेंगे। ये हमेशा 2 समीकरण रहेगा फिर भी यही सब मानना पड़ेगा और 3 समीकरण रहेगा फिर भी यही सब मानना पड़ेगा जब मैट्रिक्स बनाएंगे तब। तो मैट्रिक्स मेथड से हम बनाने जा रहे हैं तो A पहले मानेंगे। अब इस मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट होगा उसको देखेंगे। तो जो रेखीय समीकरण निकाय दिया हुआ रहेगा तो इस इक्वल के लेफ्ट साइड अर्थात वेरिएबल का गुणांक, यानी वेरिएबल का गुणांक एक्स वाई जेड वेरिएबल है, इसके गुणांक को मैट्रिक्स ए में लिखना है। पहला समीकरण होगा पहला रो, दूसरा समीकरण में दूसरा रो और तीसरा समीकरण में तीसरा रो लिखेंगे। आइए लिखते हैं एक्स वाई जेड ये वेरिएबल है, इसका गुणांक a1 b1 c1 है। यहाँ पे a1 b1 c1, दूसरा समीकरण a2 b2 c2 और तीसरा समीकरण में a3 b3 c3। तो ये मैट्रिक्स ए हो गया। और x में कौन सा एलिमेंट होगा
तो इसमें जितना वेरिएबल है एक्स वाई जेड ही मात्र 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल लिखेंगे और 2 वेरिएबल रहेगा तो 2 ही वेरिएबल लिखेंगे। मैट्रिक्स बी में कौन एलिमेंट होगा, तो ये कांस्टेंट जो होगा दाएं तरफ वाला सिर्फ कांस्टेंट उसको लिखेंगे। तो 2 कांस्टेंट 2 ही लिखना है, 3 कांस्टेंट होगा तो तीनों को लिख देंगे। तो ए एक्स बी हम लोग का माना हो जाएगा। अब है ना, तब समीकरण को ए एक्स इजकल टू बी के रूप में, है ना, बी के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए, यानी देखिए मैट्रिक्स ए एक्स बी जो माने हैं आप इस समीकरण में सेट करिए। तो मैट्रिक्स ए की जगह रखिएगा, इस एक्स जगह रखेंगे और फिर बी को रखेंगे और फिर इसको गुना करके और मैट्रिक्स बी के अगर बराबर करते हैं तो मतलब ऐसा समीकरण हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसा समीकरण को हम लोग इस प्रकार में लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो एक समीकरण मिला ए एक्स इजकल टू बी। अब इस समीकरण में दोनों तरफ हम लोग ए इनवर्स से गुना करेंगे। इस समीकरण में दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना किया जाएगा। तो ए एक्स इजकल टू ए इनवर्स टू बी। अब यहाँ पर मैट्रिक्स का जो गुणनफल होता है वह सहचर नियम का पालन करता है। इन दोनों को एक साथ गुना कर देंगे, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इजकल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स इंटू ए को आई कहते हैं, ए इनवर्स इंटू ए क्या कहेंगे, आई इंटू एक्स इजकल टू ए इनवर्स बी। और अब देखेंगे किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से गुना करते हैं तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो एक्स इजकल टू हुआ ए इनवर्स बी। यही हम लोग का दोस्तों समीकरण प्राप्त हुआ, जहाँ ए इनवर्स इजकल टू पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया गया था। ए इनवर्स इजकल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जहाँ डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा। डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स अगर 0 के बराबर होता है तो हर 0 होगा, हर 0 होगा तो अनडिफाइन होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इस समीकरण का हल नहीं होगा। तो ये हमने कॉन्सेप्ट देखा। अब हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल्स देते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक का क्वेश्चन बनाना जब भी होगा आपको, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ रहेगा। तो आप लोग ए मानिएगा, एक्स मानिएगा और बी मानिएगा। इतना मानने के बाद अब इतना नहीं लिखना है, अब सीधा हम लोग क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे और इस समीकरण में सेट करेंगे तो एक्स वाई जेड का मान मिलेगा। तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, तो हम लोग का आज का पूरा पढ़ाया हुआ सार्थक होगा। दोस्तों बोर्ड पर क्वेश्चन तैयार है कि समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में यह पूछा जाता है। यहाँ पर मेथड लगा देगा बोर्ड के एग्जाम में खास करके कि आव्यूह विधि से हल कीजिए, तो कहेगा सारणिक विधि से हल कीजिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग आव्यूह विधि से देखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में सारणिक विधि से देखेंगे। तो सॉल्यूशन करने के वक्त हम समझाए थे, जब भी रेखीय समीकरण निकाय दिया हुआ रहेगा तो उसका जो हल करना होगा तो उसमें हमेशा पहले मानना पड़ता है कि माना मैट्रिक्स ए में बोले थे कि वेरिएबल का गुणांक लिखने के लिए पहला समीकरण पहला रो, दूसरा समीकरण दूसरा रो। पहला समीकरण में है 2 - 1, दूसरा समीकरण में है 3 4, ये हो गया। फिर बीच में लिखेंगे, यानी कांस्टेंट को लिखना है -2 3, और x में जो लिखेंगे उसमें वेरिएबल्स खाली लिखना है। तो इसमें 2 वेरिएबल है इसलिए 2 ही समीकरण है, 3 वेरिएबल होगा तो 3 समीकरण दिया रहेगा। तो जितना ही वेरिएबल दिया रहेगा उतना ही हम लोग लिखेंगे। तो a x b ये सब मान लिए हैं। मानने के बाद अब इस
ए इन्वर्स निकालने के बारे में सोचेंगे। और ए इन्वर्स निकालने के लिए हम बहुत ट्रिक्स दे चुके हैं, जो मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में दिया होगा, आप लोग उसमें खोज करके इन्वर्स मैट्रिक्स सर्च मारिएगा, उसमें चले आएगा और उसको आप उस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए। एक ट्रिक्स दे करके इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना सिखाए हैं। तो आइए समझते हैं। मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट्स बनाइए। ये मैट्रिक्स ए है, अब इसको डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे। तो डिटर्मिनेंट्स का सिंबल ऐसा होता है, ये मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पर 2 -1 3 4 डिटर्मिनेंट्स का मान निकाला जाए। तो मुख्य विकर्ण को गुणा करते हैं तो 8 हुआ, और माइनस द्वितीयक विकर्ण को गुणा करेंगे तो -3 हुआ। तो ये 8 और 3 जुट के 11 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट का मान अगर 0 नहीं होगा तो समझिएगा कि इस समीकरण का हल होगा। दोस्तों एक पॉइंट को और हम इसमें डिस्कस करते हैं। एक कंसिस्टेंसी और एक इनकंसिस्टेंसी सिस्टम होता है, जिसको संगत निकाय और असंगत निकाय कहते हैं। तो संगत और असंगत क्या होता है उसके बारे में आप समझिए। तो दोस्तों संगत निकाय डिटर्मिनेंट्स का मान अगर 0 नहीं होगा, डिटर्मिनेंट का मान अगर 0 नहीं होगा तो वह संगत निकाय होगा। और डिटर्मिनेंट्स का मान अगर 0 होगा, डिटर्मिनेंट्स का मान क्या होगा 0 होगा, तो असंगत निकाय। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, कहेगा कि यह रेखीय समीकरण निकाय कैसा है, संगत है कि असंगत है। तो आप इतना मत जाइएगा, सिर्फ मैट्रिक्स ए निकालिएगा, उसको डिटर्मिनेंट बनाइएगा। डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा तो असंगत निकाय, अर्थात समीकरण का हल नहीं होगा। और डिटर्मिनेंट्स का मान अगर 0 नहीं होगा तो इस समीकरण का हल होगा। तो अब हम लोग क्या किए हैं, देख लिए हैं डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं हुआ है, इसका मतलब समीकरण का हल होगा। अब जो है सो डिटर्मिनेंट हो चुका है, तो आगे हम बात करेंगे, क्योंकि इन्वर्स तक पहुंचना है तभी जाके इस समीकरण का हल हो पाएगा। तो डिटर्मिनेंट हो गया, तो अब एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, देखिए हम एडजॉइंट निकालने के लिए भी ट्रिक्स पढ़ाए हैं। एडजॉइंट समझिए, आप पिछले वीडियो लेक्चर को देखिएगा तो बहुत आसानी से समझ आएगा आपको। एडजॉइंट में बताया गया था, ट्रिक में बताए थे कि सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स को एडजॉइंट अगर निकालना होगा तो मुख्य विकर्ण का स्थान बदलते हैं। मुख्य विकर्ण का क्या करते हैं, स्थान बदलते हैं। यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। और द्वितीयक विकर्ण का चिन्ह बदलते हैं। इसका चिन्ह बदलेगा तो ये +1 होगा और यहाँ पे -3 हो गया। तो दोस्तों एडजॉइंट निकल गया, डिटर्मिनेंट निकल गया। अब हम लोग यहाँ पर ए इन्वर्स निकाल लेंगे। तो ए इन्वर्स इजकल टू बताए थे एडजॉइंट ऑफ ए अब बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। क्लियर। तो ए इन्वर्स इजकल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू देखा जाए 11 है, और एडजॉइंट का वैल्यू 4 1 -3 +2 है। ए इन्वर्स भी निकल गया। अब हम लोग यूज करेंगे x इजकल टू ए इन्वर्स बी। अब है ना, यहाँ से यूज करना है x इजकल टू ए इन्वर्स बी। तो इसमें x के जगह मैट्रिक्स x को लिखिए। ये मैट्रिक्स x क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है xy, फिर आगे ए इन्वर्स है, तो ए इन्वर्स यहाँ निकाल चुके हैं 1/11 इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स 4 1 -3 2 इंटू मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी को देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है -2 और 3। गुना सिखाए थे, आप गुना वहाँ पे समझेंगे कि बताए थे कि पहले वाला रो और बाद वालों का कॉलम को गुना किया जाता है। तो चलिए गुना करते हैं। आएगा हम लोग का इधर x y इज इक्वल टू 1/11
फिर यहाँ से देखिए दोनों को गुना करिए, पहले वाला रो बाद वाला का कॉलम से गुना करते हैं। तो 4 गुना -2 तो -8 हो गया, बीच में प्लस, फिर 1 गुना 3 हो गया। अब पहला रो हो गया, दूसरा रो पहला कॉलम, तो -3 गुना -2 यानी +6 हो गया, और 2 गुना 3 6 हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखिए कि यह 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 2/1 ऑर्डर का है। दोनों को अगर गुना करेंगे, है ना, तो ये बाहरी वाला जो पार्ट है वह 2/1 ऑर्डर का ही नया मैट्रिक्स बनेगा, जो 2/1 इधर भी है और 2/1 इधर भी है। तो यहाँ पे आएगा xy इज इक्वल टू 1/11, यहाँ -8 + 3 -5, यहाँ 6 + 6 यानी कि 12। अब यहाँ पे 1/11 से इस सब में गुना करिए, तो गुना करने के बाद xy इज इक्वल टू गुना करते हैं तो -5/11 हो गया, और इधर 12/11 हुआ। तो अब देखिए ये भी 2/1 ऑर्डर का है, ये भी 2/1 ऑर्डर का, तो बीच में बराबर है, तो दोनों मैट्रिक्स बराबर है। दोनों मैट्रिक्स इक्वल तब होगा जब ऑर्डर समान हो। ऑर्डर तो समान है तो संगत एलिमेंट भी समान होनी चाहिए। तो आमने सामने कर दीजिए, x इज इक्वल टू -5/11 और y इज इक्वल टू 12/11। यही हम लोग का xy का मान निकला है। तो दोस्तों यह मान सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए इस कोई भी समीकरण में आप डालिए। डालने के बाद अगर सही होता है तो समझेंगे यह सॉल्यूशन सही है, अन्यथा गलत है। ऐसे भी आप लोग 2 चर वाला रेखीय समीकरण, 2 चर वाला रेखीय समीकरण आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े थे। 5 मेथड से वहाँ पे पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे वह मेथड यूज नहीं करना है। समीकरण वही है, हालांकि उस मेथड से भी आप इस समीकरण को हल कीजिएगा तो आंसर आपको इतना ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में लिख दिया हुआ है और इसे एग्जाम में भी लिखा हुआ मिलेगा कि आव्यूह विधि से ही हल कीजिए। तो आपको आव्यूह विधि से ही हल करेंगे तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा आपको। तो देखिए ये सही है या गलत है, इसको हम लोग जाँच करते हैं। तो आइए जाँच करके बताते हैं। इधर जाँच में, है ना, पहला ही समीकरण को लेते हैं, है ना। समीकरण 1 में x और y का मान रखने पर तो LHS यहाँ पे दिया हुआ है 2x - y, तो 2 और x का मान कितना दिया हुआ है -5/11 और बीच में माइनस है, फिर y का मान है 12/11, है ना। चलिए दोनों का एलसीएम लेंगे हम लोग, 11 ही आएगा। यहाँ -10 हुआ और यहाँ -12 हुआ है, तो -10 -12 -22 हो गया, नीचे 11 हो गया, कट के कितना आया -2, जो कि हम लोग को RHS में दिया हुआ है। तो इस तरह से आप लोग रफ पेपर में इसको जांच कर लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में बनाइएगा तो इतना ही तक बनाना होगा x और y का मान। जांच करना होगा तो रफ पेपर में x y का मान ये इस कोई भी समीकरण में रखेंगे, सेटिस्फाई किया तो हम लोग का आंसर सही है। तो हम लोग दोस्तों 2 चर वाला समीकरण को अभी हमने देखे थे कि 2 चर रहेगा यानी 2 वेरिएबल रहेगा तो 2 समीकरण, और 3 वेरिएबल रहेगा तो 3 समीकरण होगा। तो हम लोग आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम आपको 3 चर वाला 3 समीकरण रहेगा और 3 वेरिएबल रहेगा, तो उसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं दिखाएंगे, क्योंकि यह लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर अपलोड करने में भी काफ़ी परेशानी होते रहता है। इसलिए आप लोग यहीं तक देखिए और इस टाइप से जितने भी 2 चर वाले रेखीय समीकरण है उसको आप बनाइए, और हो सके तो 3 चर वाला भी रेखीय समीकरण आप इसी प्रकार बना सकते हैं। ऐसे भी हम बता चुके हैं कि a मानना है, फिर x मानना है, फिर b मानना है। जैसे इस समीकरण को बताए हैं वैसे ही 3 चर वाला भी रेखीय समीकरण को बनाएंगे। बस वहाँ पे थोड़ा सा परेशानी होता है a इन्वर्स निकालने के लिए, वो भी हम बता ही चुके हैं। 3 चर वाला अगर रेखीय समीकरण आता है यानी 3rd ऑर्डर वाला मैट्रिक्स होता है
तो उसका इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए हम लेक्चर दे चुके हैं, एक से एक ट्रिक्स दिए हुए हैं। आप इन्वर्स मैट्रिक्स वाले वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, मेरे वीडियो लेक्चर को, आपको काफ़ी आसानी से यह भी समझ आएगा। तो दोस्तों हम लोग फिर अगले वीडियो में लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। लेकिन हाँ, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर करिए।